उसके शरीर में एक नहीं बल्कि लगभग एक साथ 13 आत्माएं थी। और क्या आप जानते हैं, 13 नंबर बहुत अपशकुन होता है। इसे शैतान का नंबर भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उस लड़की पर शैतान का कब्जा था। एक नर्स ये बात प्रवीण से बोल रही थी। देखिए, ये ऐसी कहानी बनाकर मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि इस अस्पताल में क्या चलता है। असल में वो नर्स ने मुझे ये बात कही तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे पास एक पक्की जानकारी थी कि अस्पताल में कुछ अजीब गैरकानूनी काम चल रहा है। ऐसा काम किसी को पता नहीं। रात को अस्पताल से लड़कियों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। बस मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ना ही कोई मुझे सही से जानकारी दे रहा था। मैं गुस्सा में अस्पताल के एक कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा और सामने बैठी नर्स मुझे घूरे जा रही थी कि अभी ये नर्स मुझे काट खाएगी। वो ऐसी घूर रही थी। मैं फिर एक बार गुस्से में उस नर्स के पास चला गया। देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बड़े डॉक्टर कब आएंगे? मुझे ठीक से बता दे। वो नर्स ने भी मुझे थोड़ा गुस्से में जवाब दिया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो एक ऑपरेशन के लिए दूसरे अस्पताल में है, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती कि वो कब आएंगे। प्रवीण सोच में पड़ गया, क्योंकि नर्स बार बार यह एक कारण देकर मुझे टाल रही थी और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये 7वीं बार था कि मैं डॉक्टर से मिलने यहाँ आया था और वो अस्पताल में थे ही नहीं। मुझे अब यकीन हो गया था कि अस्पताल के अंदर सच में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो डॉक्टर मुझसे मिलना टाल रहे थे और बाकी किसी स्टाफ से पूछो तो मुझे बस आत्माओं की कहानी सुनाने लगते थे। जरूर यहाँ कुछ बड़ा कांड हुआ है जो ये सब मिलकर छुपा रहे हैं। मैं गुस्से में अस्पताल के बाहर निकल गया। बाहर जाकर टपरी पर चाय पी रहा था और तभी मुझे मेरे बॉस का ऑफिस से फ़ोन आया। डॉक्टर साहब मिले? नहीं, आज भी पीछे के रास्ते से निकल गए लगता है, या फिर वही अंदर कहीं छुपे होंगे। लेकिन मैंने आज ठान ही लिया है कि किसी भी हालत में डॉक्टर से मिलकर और पूछताछ करके ही जाऊंगा। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, कुछ देर और इंतज़ार करो, डॉक्टर मिल जाए फिर बात करके वापस ऑफिस आ जाना। मैंने अपनी चाय खत्म की और चाय वालों को पैसे दे ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मुझे देखकर चुपके से कहीं जा रहे थे। मैं जल्दी उन डॉक्टर के पीछे दौड़ पड़ा। रुकिए डॉक्टर, रुकिए, कहाँ भाग रहे हो आप? मेरी आवाज़ सुनकर वो रुक गए, लेकिन उस डॉक्टर की घबराहट देख मुझे लगा कि उन्हें मेरे साथ बातचीत करने का कोई मन नहीं था। मैंने उनसे भी उसी तरह बात की जैसे मैंने नर्स के साथ की थी। देखिए, मुझे पता है कि सारे डॉक्टर किसी बिल में छुप गए हैं और जब तक मैं जान नहीं लेता कि अस्पताल के नाम पर यह क्या चल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वह दूसरे डॉक्टर बहुत शांत थे और गरीब स्वभाव के थे। उन्होंने बड़ी शांति से मुझे जवाब दिया, देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह अस्पताल है और जिस लड़की की मौत के बारे में तुम जानना चाहते हो उस पर पुलिस की इंक्वायरी हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, कोई गलत काम नहीं किया है हमने, और नहीं हमको और पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिला है। देखो प्रवीण, तुम ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और रही डॉक्टर की बात, तो सच में वो कुछ दिनों के लिए बिजी है, वो नहीं मिल पाएंगे आपको। मैंने फिर भी डॉक्टर से गुस्से में कहा, जानता हूँ और अच्छे से समझता भी हूँ क्यों नहीं मिल पाएंगे वो डॉक्टर। आखिरकार वो डॉक्टर ने मुझे हाथ जोड़े और पीछे की ओर चले गए। वही अस्पताल के पीछे की ओर गाड़ी पार्किंग की जगह थी और उससे कुछ दूर आगे अस्पताल का मुर्दा घर था, जो कि मैंने तब देखा था जब डॉक्टर अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे थे। मैं भी कुछ देर रुककर उनके पीछे पीछे चला गया। डॉक्टर तो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन मैंने अपना रुख मुर्दाघर की ओर किया। लेकिन वहाँ गया तो वहाँ बाहर एक चौकीदार बैठा था। मुझे गेट के बाहर ही टोकते हुए उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैंने अपना बस सिर हिलाया। उसने उसी अंदाज में आगे कहा, किसी की लाश लेने आए हो तो खिड़की पर जाकर पहले फॉर्म भरो, डॉक्टर से साइन लेकर फिर यहाँ आना। वो चौकीदार की उम्र 45 से 50 के करीब लग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें चाचा कहा। चाचा, मैं यहाँ बॉडी लेने नहीं आया हूँ, बस क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, यह इस अस्पताल में कुछ 10-12 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिस मामले को शायद अस्पताल वाले और डॉक्टर दबा रहे हैं, छुपा के रखा है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा,
फिर कहा, नहीं बेटा, इतना कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हो कि जब उसे यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था तो उसके शरीर के अंग गायब थे। मतलब वैसा मैंने यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले से सुना था, बाकी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। उनकी वो बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अरे चाचा, यही तो मैं जानना चाहता था। अच्छी जानकारी दी आपने, और पहली बार किसी ने सच बताया है। डॉक्टर को कुछ पूछो तो बस भूत की कहानी बताकर टाल देते हैं। कहते हैं कि उस पर आत्माएं सवार थी, एक नहीं बल्कि 13। चाचा ने मेरी बात पर आगे कहा, मैंने भी सुना है, पर हम लोगों को थोड़ी ना अंदर की बातें पता होती है। मैंने उनसे एक और सवाल किया, अच्छा आपको उस लड़के का नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे तुम हो कौन? चौकीदार ने मुझे घूरते हुए सवाल किया। मैंने मुस्कुराकर अपनी जेब से आईडी निकालकर उन्हें दिखाया। चाचा, मैं एक पत्रकार हूँ, अखबार में काम करता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने अजीब सा चेहरा बनाया और मुझे वहाँ से दूर जाने को कहा। अब मेरा काम हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। आगे की पूछताछ के लिए मुझे अच्छी जानकारी मिली थी। मैं फिर अस्पताल के आगे ही और चला गया और मुझे वहाँ आता देख नर्स ने अपनी गर्दन घुमा ली और नीचे देखने लगी। काउंटर के पास जाते नर्स ने कहा, मैंने उसे हंसकर ही कहा। अब मैं खुश था क्योंकि मेरे पास कुछ तो जानकारी थी। मेरा अंदाजा सही था कि यहाँ के बाकी लोगों की लड़कियों की चीखने की या रोने की जो भी आवाज़ सुनाई देती है, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र है और ये उस लड़की की मौत का कारण पता चल सकता है। मैं जानता था कि नर्स से कितनी ही पूछताछ करूँ वो मुझे कुछ बताने नहीं वाली, इसलिए मैंने आगे उससे कोई बात नहीं की। बस अस्पताल के एक कॉरिडोर में इधर उधर घूमता रहा। जब मैं कॉरिडोर में यहाँ वहाँ घूम रहा था तब मैं एक दूसरे कॉरिडोर से अंदर चला गया। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था, बस सबसे आखिर में एक लाइट जल रही थी। जैसे जैसे मैं उस कॉरिडोर में आगे बढ़ा मैंने महसूस किया कि वो जगह एकदम शांत थी। वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक लिफ्ट थी, बस उस लिफ्ट में लिखा था कि लिफ्ट से दूर रहे, लिफ्ट खराब है, लिफ्ट का उपयोग न करें, लिफ्ट खराब है। ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन लिफ्ट से दूर रहे ऐसा कौन लिखता है? मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी लिफ्ट खड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे झाँक कर देखा। मुझे वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं नीचे झाँक ही रहा था कि फिर से नर्स कॉरिडोर के आखिर में आकर खड़ी हो गई और इस बार वो मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या? दूर हटो वहाँ से। मैं पीछे हटा और नर्स के पास चला गया। उसने गुस्से में लेकिन दबी आवाज़ में मुझे कहा, देखो एक बात समझ लो, डॉक्टर जब आएंगे तब मिल लेना। तुम कोई जासूस नहीं हो और ना ही कोई पुलिस कि यहाँ घूमते फिरो। मरना नहीं चाहते हो तो लिफ्ट से दूर रहो, समझे? उसने सब इतना गुस्से में कहा कि मेरी बोलती ही बंद कर दी। मैंने उसे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं जाकर सामने रख के सीट पर बैठ गया। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इन सबको तो मैं दिखा कर रहूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी काउंटर के फ़ोन की घंटी बजी और नर्स ने मुझे घूरते हुए फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसने सर कहते हुए कुछ बात की और मुझे कहा, डॉक्टर नहीं आने वाले, अच्छा होगा कि कल अपॉइंटमेंट लेकर तुम आ जाओ। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि पिछले 3 घंटे से मैं वहाँ बैठे बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। मैं गुस्से में अपनी सीट से उठा और बाहर जाते जाते मैंने उससे कहा, तुम सब मिले हुए हो, और गुस्से में वहाँ से बाहर चला गया। पार्किंग में गया और स्कूटर निकाला। तभी मुझे याद आया कि मेरा बैग तो अंदर ही रह गया है। मैं फिर से स्कूटर खड़ा कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा काउंटर पर नर्स नहीं थी। सीट पर रखा अपना बैग उठाने के लिए मैं नीचे झुका ही था कि तभी मेरा ध्यान सामने कॉरिडोर की ओर चला गया। वही कॉरिडोर जहाँ अभी कुछ देर पहले मैं गया था। अब वहाँ कोई लाइट नहीं थी, घना अंधेरा था। शायद नर्स ने जानबूझकर वहाँ की लाइट बंद कर दी थी। मैंने अपने आसपास देखा और उस घने अंधेरे में चलते हुए आखिरी छोर तक चला गया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए कॉरिडोर के आखिर में लिफ्ट थी। मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। एक नजर फिर से कॉरिडोर में देखा, कहीं नर्स आ तो नहीं गई, और तसल्ली कर मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। 4-5 बार बटन दबाया पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे झांकने की कोशिश की लेकिन वह एकदम घना अंधेरा था। नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। या वहां झांकने के बाद वापस जाने के लिए मैं पीछे मुड़ा और बस 4-5 कदम आगे गया था कि मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो लिफ्ट की बटन की लाइट चालू हो चुकी थी और कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे से ऊपर आकर थम गई। लिफ्ट में जल रही लाइट की रोशनी से उसकी जाली की परछाई उस अंधेरे कॉरिडोर में फर्श पर और सामने की दीवार पर पड़ रही थी। लिफ्ट तो बंद थी
फिर ये चालू कैसे हो गई? मैंने लिफ्ट के अंदर देखा तो सब मुझे नॉर्मल लगा। मैंने लिफ्ट की जाली खोली और लिफ्ट के अंदर चला गया, एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे जाने वाला। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगी। लिफ्ट को रोकने के लिए मैंने बार बार बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे जाकर रुक गई। बस लिफ्ट के अंदर के बल्ब जल रहे थे, बाकी बाहर सब तरफ काला अंधेरा था। वो देख मैंने आवाज देनी शुरू की, हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है? और उस पल मैंने अपनी कान के पास किसी की आवाज सुनी। मैंने एकदम से पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, जबकि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने फिर से बटन दबाया, कई बार कोशिश की, कुछ खटखट की आवाज हुई, पर लिफ्ट नहीं हिली और न ही चालू हुई। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया था। मैं अगले 20 मिनट तक खटखट करता रहा, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहाँ खड़े मेरे पसीने छूट गए। लिफ्ट में फैन भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछ लिया और कुछ देर सोचकर लिफ्ट का दरवाजा खोल मैंने बाहर कदम रखा। मैंने सोचा कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। ये जगह शायद अस्पताल का बेसमेंट है। फर्श पर बहुत जरा धूल और जालियां जमी हुई थी। आसपास से सीलन की और सड़न जैसी बदबू आ रही थी। कहीं किसी कोने में पानी टपक रहा था और उसकी आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी। उस आवाज को सुनते ही मैं इतना समझ गया था कि यह जगह पूरी तरह खाली है। नीचे फर्श पर लिफ्ट में जल रहे बल्ब की रोशनी पड़ रही थी और उसके अलावा वहाँ दूसरी कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं थी। हर तरफ इतना घना अंधेरा था कि हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे जल्द से जल्द कुछ नियम लेना था। मैंने सोचा कि मैं दीवार के सहारे छूते हुए आगे बढ़ता रहूंगा तो कोई ना कोई दरवाजा या कोई सीढ़ी जरूर मिल जाएगी। और यह सोचकर मैं एक तरफ के दीवार को छूते हुए आगे बढ़ने लगा। सोचा कि कोई बटन, कोई लाइट मिल जाए तो भी बहुत है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरी सांसों की आवाज से मुझे डर लग रहा था और अचानक मेरा पैर किसी चीज पर गिरा। उसे छूते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई चूहा था शायद। उस छोटी सी हलचल से भी मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे सरकने लगा। आगे सरकते सरकते मेरा पैर फिर किसी चीज से टकराया और इस बार मैं एक कदम से रुका। मैंने उस चीज को पैर से छूकर देखा। वो कोई बर्तन जैसा कुछ था। उसे पैर से ही दूर हटाकर मैंने आगे बढ़ा। मतलब यह बर्तन था। बर्तन के पास चूहा था। मैंने सोचा यह खाना भी रहा होगा और खाना था मतलब कोई इंसान भी यह रहा होगा। और ये मैं सोच में पड़ गया कि क्या यही वो जगह है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं कुछ कदम और आगे बढ़ा कि मेरे पीछे कुछ आहट सी हुई और साथ ही साथ कुछ आवाज भी सुनी। मैंने मुड़कर अपने पीछे देखा तो पीछे की एक दीवार के बीचों बीच एक लाइट जल रही थी। लेकिन उस वक्त मैं उस लाइट से 30 कदम दूर था और उस लाइट की रोशनी मुझे पीछे जाने के लिए काफी नहीं थी। वह उस घने अंधेरे में लाइट का होना मेरे लिए एक रोशनी की किरण जैसा था। सोचा कि लाइट को ठीक से चालू कर दूंगा तो ठीक से रोशनी हो जाएगी, मैं कुछ देख तो सकूंगा। मैं दीवार को छूते हुए वापस पीछे जाने लगा, पर जैसे जैसे मैं लाइट के करीब जा रहा था उसकी रोशनी कम होती चली गई। फिर भी मैं किसी तरह दीवार को टटोलते हुआ लाइट के पास पहुंचा। ठीक उसके नीचे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाकर लाइट को छूने की कोशिश की, लेकिन मैं मुश्किल से ही उसे छू पा रहा था। और तभी मुझे याद आया कि अभी पीछे पैर में बर्तन जैसा कुछ लगा था। शायद उस पर खड़ा हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा। मैं फिर दीवार को टटोलता हुआ वापस उसी दिशा में चला गया और नीचे बैठकर उस बर्तन को अंधेरे में ढूंढने लगा। एक चीज मेरे हाथ में लगी और अचानक उसी पल मुझे कहीं से झंझोर की आवाज सुनाई दी। लगा जैसे वहाँ कुछ और भी है। लाइट को घुमाने लगा। लाइट और भी जोरों की आवाज करने लगी, साथ ही फ्लिप करनी शुरू हो गई। और एक बार फिर मैंने वो लोहे की जंजीरों की आवाज सुनी। इस बार वो आवाज जोर की थी। मैं एकदम रुक गया और अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। मेरी आंखों की पुतलियां बस दाएं बाएं घूम रही थी, किसी हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे आसपास वहाँ कुछ था जिसकी हलचल को मैं महसूस कर पा रहा था। मेरे सिर से पसीना टपकने लगा। मैं डर गया था और अगले पल मुझे कोई गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे हट गया और दीवार से सट कर खड़ा हो गया। घने अंधेरे में वो आवाज मेरे आसपास गूंज रही थी। मैं असल में इस एहसास से डर गया था कि वह अंधेरे में मेरे अलावा और कोई भी था जिसे अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और शायद वो मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ पर था। शायद मेरे आने से वो गुस्सा तो नहीं है। न जाने कौन है वो, कोई लड़की या कुछ और। मेरा यहाँ से जल्द निकलना जरूरी था। लाइट का फ्लिप करना बंद हो चुका था। सब तरफ अंधेरा था और अचानक उस पल कुछ चबाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी और फिर कुछ घसीटने की आवाज, जैसे कोई चीज घसीटते हुए
मेरे ओर बढ़ रही हो। मैं जल्दी से लाइट को घुमाने लगा। घसीटने की आवाज के साथ ही मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हर बड़ी में मैंने उस लाइट को उल्टा पुल्टा घुमाया और एकदम से लाइट चालू हो गई। मैंने एकदम से पलटकर पीछे देखा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। कुछ डर का आभास हो रहा था। लाइट के जलते सब कुछ शांत हो गया। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। लाइट का प्रकाश बहुत कम था। मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल था, लंबा फैला हुआ, इतना बड़ा कि लाइट की रोशनी दूसरे कोने तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिफ्ट वहां से दूर थी, लेकिन अब भी वहां से आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर से लाइट फ्लिप करनी शुरू हो गई, आवाज करने लगी। जहां तक रोशनी थी वहां तक मैंने पूरे हॉल में नजर घुमा कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। दाएं तरफ के कोने में देखा तो वहाँ कुछ दूरी पर जंजीरें पड़ी थी, सूखी हड्डियां और एक काला बर्तन था। अजीब सी एहसास से मेरा खून ठंडा पड़ गया था। मेरी बाईं तरफ से मुझे सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर जम सा गया था। हाथ पांव तक कांपने लगे थे। मेरे तिरछी नजर से अपनी बाइक की तरफ देखने की कोशिश की। वो ठीक मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी तरफ दीवार से सटकर, और मुझे ही घूरे जा रही थी। मुझे देखते ही उसने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और मेरे पूरे शरीर में एक दर्द दौड़ गया। मैं झटके से दूर हो गया, जैसे मुझे कोई बिजली का झटका लगा हो, और उसी के साथ मैं वही कोने में गिर पड़ा। मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। पीले रंग की किसी जानवर जैसी आंखें थी, छिला हुआ बड़ा चेहरा, और उसके मुंह से खून की बूंदें निकल रही थी। उसे देख मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो मुझे घूरते हुए अपनी गर्दन को आड़े टेढ़े घुमाते हुए मेरे और बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो नीचे बैठ गई और रेंगते हुए दीवार पर चढ़ गई, जैसे कोई छिपकली दीवार पर रेंगती हो। बिल्कुल वैसे मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। लाइट की झपकती रोशनी में मैं बार बार उसकी झलक देख पा रहा था। चेहरे पर अजीब सी रेखाएं थी, काली सीलन जैसी, पीली चमकती आंखें, फटे पुराने कपड़े, और उसके लंबे बारीक हाथ थे, और उन हाथों में टूटी लोहे की मोटी जंजीरें थी। धीरे धीरे रेंगते हुए वो ठीक मेरे ऊपर दीवार पर आकर रुक गई। मैं उसी पल नीचे गिर पड़ा। उठने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर मुझ पर ही टिकी रही। एक पल के लिए भी उसने यहाँ वहाँ नहीं देखा, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है। बिल्कुल वैसे ही मुझे पता था कि वो किसी भी पल मुझ पर झपट सकती है, और उसी पल उसने अपना बड़ा जबड़ा खोला, जैसे कोई जानवर खोलता है। और उस वक्त एक अजीब सी गंदी बदबू हर तरफ फैल गई। उसके मुंह से टपकती लार मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मुझे इतना अजीब लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां से भागने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर वो एक अजीब सी आवाज करने लगी, और तब वो मुझ पर झपटने वाली थी कि तभी मेरे हाथ वहां पड़ा एक बर्तन लगा। मैंने बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे उस बर्तन को उस पर फेंक मारा। पर मेरा नसीब खराब था कि वो बर्तन उससे लगने के बजाय लाइट को जाकर लगा, और वो लाइट फट गई। अब वहां जो थोड़ी रोशनी थी वो भी चली गई थी। आसपास एकदम घना अंधेरा हो गया था, और मैं जान हथेली पर लेकर दौड़ते रेंगते हुए लिफ्ट की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे से चीखने की, गुर्राने की आवाज आ रही थी, और मैं बस भागता रहा। भागते लड़खड़ाते मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा, और वहां जाते ही झट से लिफ्ट की जाली लगा दी। मैं लगातार पुकारे जा रहा था, आवाज दिए जा रहा था, और फिर मैंने जंजीरों की आवाज सुनी। मैंने देखा कि वो ऊपर छत से उल्टी लटकर मुझे घूर रही थी। मुझे पता था कि उसके लिफ्ट का दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एकदम से उछलकर लिफ्ट की जाली के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने नीचे बैठकर अपने दोनों पैर पूरी ताकत से जाली पर जमा कर रखे थे। वो अजीब आवाज करते हुए मुझे घूर रही थी, और एकदम से उसने 3-4 बार जाली को जोर जोर से हिलाया। मैं जोर से चीखा चिल्लाया तो मुझ पर हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। उसने जाली खोलने की कोशिश नहीं की थी, वो तो बस मेरे साथ खेल रही थी। मुझे डरता हुआ देख उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसने जाली खोलने की कोशिश नहीं की थी, और बड़े आराम से वो नीचे बैठ गई। फिर उसने अपना एक हाथ जाली के अंदर डाला और अपने हाथों से मेरे पैर को सहलाने लगी। एकदम से उसने मेरे पैर जोर से पकड़ लिए, और मैं जानता था कि अब वो मुझे मार कर ही दम लेगी। मुझे इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने देगी। वो भी जानती थी कि मैं पैर हटा नहीं सकता था। तो पैर को सहलाते हुए उसने एकदम से अपने लंबे मोटे नाखून उंगलियों सहित मेरे पैर में घुसा दिए। दर्द के मारे मेरी जान निकल गई, और मैं जोर से चीख उठा। वो अपने नाखून से मेरे पैर को चीरने लगी। उस दर्द से मेरे आंसू निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द को मैं अपने अंदर दबाए जा रहा था, पर उसे करने में मजा आ रहा था। वो धीमे से मुस्कुरा रही थी, मुझ पर हंस रही थी। उसने अपने गंदे नाखूनों से मेरा पूरा पैर नोच डाला, और उस पर लगे मांस को, खून को चाटकर चबाने लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। मुझसे सहा तक नहीं जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी।
शायद मुझे चक्कर आ रहा था। उसने फिर से मेरा दूसरा पैर पकड़ लिया। एक अजीब सी आवाज करते हुए पूरी ताकत से उसने मेरे दूसरे पैर को दबाया। एक बार फिर से मैं दर्द में चीख उठा। तेज दर्द के कारण मेरी आंखें इस बार अपनी आप ही बंद हो गई। आंखों की रोशनी धुंधली हो चली गई। कानों में मैंने कुछ खटखट की आवाज सुनी, लगा जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुल गया हो। उसके बाद क्या हुआ वो देखने के लिए मैं होश में नहीं था। बस मेरे शरीर पर वार हो रहे थे और मैं बेहोश होता चला गया, जैसे मेरी जान निकल गई हो। जब मुझे होश आया तो मैं एक बेड पर पड़ा था। शरीर पर जगह जगह पर चोटें लगी थी, बड़ी पट्टियां लगी थी। मेरे पैर में बहुत बड़े घाव थे। एक पैर पूरा पट्टियों से लिपटा हुआ था, जो कि हिल भी नहीं रहा था। दूसरे पैर में खरोंचे थी। मैंने उठने की एक बार कोशिश की और पाया कि मुझ में उठने की ताकत नहीं है। एक आंख से मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं वही पड़े पड़े आसपास की सभी मशीनों को देखने लगा और मैं समझ गया मैं किसी आईसीयू के वार्ड के अंदर हूँ। तभी कोई आईसीयू के अंदर आ गया। सिर पर डॉक्टर का सफेद कोट चढ़ा हुआ था और उनके साथ मेरे रिसेप्शन पर बैठने वाली वो गुस्सेल नर्स थी। और डॉक्टर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरे पैर को देखते हुए मुझे कहा, मैं ही डॉक्टर राहुल हूँ जिससे आप मिलना चाहते थे। मैंने उस डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर वो क्या था, वो कौन थी? डॉक्टर ने मेरे जख्मों को और फिर से मेरी जख्मी आंख को देखते हुए जवाब दिया, कोई नहीं थी वो। मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम हमारे पीछे पड़े हो, बस किसी तरह अस्पताल का नाम खराब करना चाहते हो। मैंने फिर उन्हें कहा, नहीं डॉक्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से नीचे बेसमेंट में एक लड़की को देखा है, बहुत अजीब और घिनौनी थी। डॉक्टर ने कहा, देखा होगा, सभी यही कहते हैं, लेकिन मैं तो अकेले नीचे आया था तुम्हें लेने। मैंने तो कुछ नहीं देखा। देखो तो मुझे अपना काम करने दो। और तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, 12 दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो एक दिमागी मरीज थी जो खुद ही अपने आप को हानि पहुंचा रही थी। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन वो इतनी खतरनाक थी कि हमें उसे इलाज करने के लिए बेसमेंट में रखना पड़ा। तुम जहाँ फंसे थे वहीं पर हम उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने फिर उन्हें वही बात बताई, लेकिन डॉक्टर, मैंने उसे देखा था, सच में वो अब भी वही है नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है। उसने खुद अपने शरीर के एक एक अंग खा लिए थे और इसी कारण वो मर गई थी। और तुम्हें और खोजबीन करनी हो तो तुम फिर से बेसमेंट में जा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब देखने के बाद भी वो उस बात को टाल रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उस लड़की की आत्मा वही है। शायद वो नहीं चाहते कि अस्पताल का नाम खराब हो, इसलिए चौकीदार ने मुझे कहा था कि उसके शरीर के सारे अंग गायब थे। अब एक एक कर मुझे चीजें समझ में आने लगी। वो आवाज़ें उस लड़की की थी जो यहाँ लोगों को सुनाई देती थी, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। डॉक्टर या तो इन सब चीजों से अनजान थे या फिर अस्पताल का नाम खराब ना हो इसलिए अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। तभी नर्स आगे बढ़ी और मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुम्हें कहा था ना कि लिफ्ट से दूर रहो। अब शांति से लेटे रहो, हम तुम्हारी पट्टियां बदलने जा रहे हैं। तुम्हें दर्द तो होगा लेकिन सहना पड़ेगा। और कुछ कहूँ तो जब मेरी पट्टियां बदली जा रही थी तब मैंने अपने जख्म देखे। तब मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रहा था। और सच कहूँ तो मैं अपने शरीर पर बने जख्म देखकर ही फिर से बेहोश हो गया। पर एक बात तो सच में है कि अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी स्पोकी पॉडकास्ट की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।